नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों आज से हम एक नए पेपर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है शोध यानी रिसर्च या आप अनुसंधान भी इसे बोलते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक अनुसंधान यानी रिसर्च। सबसे पहले तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। तो इसका अर्थ अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। यानी जो अनुसंधान शब्द है वो अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं, और जो रिसर्च शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसर्च दो शब्दों से बना है, री री प्लस सर्च। ठीक है, जहाँ पे री का अर्थ है बार बार या दोबारा, और सर्च का अर्थ है खोजना। अतः बार बार खोजना ही शोध है। तो अगर बार बार खोजना है तो किसे खोजना है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तथ्य। यानी तथ्यों को बार बार खोजना ही आपका क्या है? रिसर्च है। दोस्तों, जो शोध शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है, और मूल शब्द कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं शोध। ठीक है, यानी जो शोध शब्द है वो संस्कृत भाषा के शोध शब्द से आया है, और इसका अर्थ होता है जांच, खोज या सत्य का अन्वेषण करना। इसकी व्युत्पत्ति की बात करें तो जो शोध शब्द है वो सत्य को जानने के लिए खोजबीन करना या परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? शोध कहलाता है। यानी खोजबीन करना या परीक्षण करना। यह शब्द सत्य तक पहुंचने के लिए गहन और व्यवस्थित प्रयास को दर्शाता है। यानी गहन और व्यवस्थित प्रयास करना सत्य तक पहुंचने के लिए, उसे भी हम शोध कहेंगे। सत्य को जानने के लिए खोजबीन या परीक्षण करना, वो भी आपका शोध ही कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने, समस्या सुलझाने और सत्य का पता लगाने के संदर्भ में किया जाता है। यही भाव आधुनिक भाषा में शोध के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है, यानी कि समस्या को सुलझाना, ज्ञान प्राप्त करना, सत्य का पता लगाना, ये सब क्या है? आपका शोध या अनुसंधान कहलाता है। अतः अब हम कह सकते हैं कि शोध एक व्यवस्थित और सटीक प्रक्रिया है। तो शोध पहली बात तो क्या है? एक प्रक्रिया है, कैसी? व्यवस्थित और सटीक, जिसके माध्यम से किसी विशेष विषय, समस्या या प्रश्न का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। यह नए ज्ञान की प्राप्ति, तथ्यों का सत्यापन या किसी विषय पर गहराई से समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। शोध एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें पता चली कि पहली बात तो ये व्यवस्थित और सटीक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें खोजने का प्रयास किया जाता है, क्या? किसी विषय, समस्या या प्रश्न का समाधान खोजना। और यह ज्ञान प्राप्ति, तथ्यों का सत्यापन या किसी विषय को गहराई से समझने के लिए की जाने प्रक्रिया है। और यह वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर एक दो परिभाषाएं हम देख लेते हैं। पहली परिभाषा है रेडमैन और मोरी के अनुसार, शोध एक व्यवस्थित प्रयास है जो ज्ञान के लिए खोज करता है। यानी व्यवस्थित प्रयास है किसके लिए? ज्ञान के लिए खोज करता है, और नए तथ्यों को स्थापित करने, पुराने तथ्यों को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शोध। और ये रेडमैन और मोरी ने बताया है। क्लिफोर्ड उडी के महोदय के अनुसार, तो शोध का अर्थ है किसी समस्या का सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित अध्ययन, जो तथ्यों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आगे देखते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, शोध एक व्यवस्थित गतिविधि है जो किसी विशेष
विषय से संबंधित तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करने, उन्हें रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से की जाती है। क्रॉली महोदय के अनुसार शोध एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए किसी समस्या का समाधान करने या नए ज्ञान की खोज करने के लिए अपनाई जाती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से 2-3 बातें तो निकल के आ जाती हैं कि जो शोध है उसमें तथ्यों की खोज की जाती है, नए तथ्यों की, ठीक है, तथ्यों का विकास किया जाता है और ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है या तथ्यों को नया रूप दिया जाता है या सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है या सामान्यीकरण किया जाता है, ठीक है। और ये एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रक्रिया शोध है। अब इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं कि शोध आखिर किया क्यों जाता है। तो शोध के उद्देश्य समाज, ज्ञान और विज्ञान के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। समाज, ज्ञान और विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये उद्देश्य समस्या समाधान, नए तथ्यों की खोज और मौजूदा ज्ञान को गहराई से समझने में मदद करते हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। जैसे ज्ञान में वृद्धि करना यानी एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। तो शोध का मुख्य उद्देश्य किसी विषय के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना है। यह मौजूदा तथ्यों को सत्यापित करने या नए तथ्यों की खोज के लिए किया जाता है। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के लिए शोध किया जाता है। जैसे सामाजिक यानी समाज से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान इसमें खोजा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर गरीबी बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है, अगर कहीं पे लोग स्वच्छता को नहीं अपना रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, तो ये सब शोध के माध्यम से ही खोजे जाते हैं। इसके अलावा नवाचार, नई तकनीकों, विधियों और उत्पादों का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। उदाहरण के लिए नई दवाइयों की तकनीकों का खोज करना, औद्योगिक तकनीकों का खोज करना व शिक्षा पद्धतियों का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। तो पुराने सिद्धांतों, तथ्यों और विचारों की सत्यता की जांच करना, यानी जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कितने सत्य हैं, या कोई तथ्य है या विचार है वो कितना सत्य है आपका, इसका सत्यापन करने के लिए भी शोध किया जाता है। यह जांचता है कि मौजूदा ज्ञान प्रासंगिक और सत्य है या नहीं, ठीक है, यानी प्रासंगिकता की जांच करता है। सिद्धांत और अवधारणाओं का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। तो नए सिद्धांतों और अवधारणाओं का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। यह सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान को संरचनात्मक रूप में समझने में मदद करता है। संरचनात्मक का मतलब होता है वैज्ञानिक ज्ञान, या आप कह सकते हो कि क्रमबद्ध ज्ञान को समझने में मदद करता है। इसके बाद है भविष्यवाणी करना यानी प्रेडिक्शन। तो शोध भविष्य में संभावित घटनाओं और स्थितियों की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा आम्ल वर्षा, ओजोन डिप्लेशन, ये पर्यावरणीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी भी करता है। सामाजिक प्रवृत्तियों का भी पता लगाता है। निर्णय लेने में मदद करना यानी एड इन डिसीजन मेकिंग। तो शोध आधारित निष्कर्ष नीति निर्माण और योजनाओं को लागू करने में भी सहायक होते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में अगर हमें कोई योजना या नीति का निर्माण करना है तो पहले उस क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की जाती है कि वहाँ आखिर वो समस्या अगर है तो वो क्यों है। उसी के आधार पर नीतियों का निर्माण और योजनाओं को लागू किया जाता है। जैसे सरकार या संगठन के लिए डेटा आधारित निर्णय, ठीक है।
समाज और मानवता के विकास में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड ह्यूमनिटी। तो शोध समाज की प्रगति और मानवीय समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास। यानी कि शिक्षा का अगर विकास किया जाए तो कौन सी समस्या आ सकती है, उनका समाधान इसके माध्यम से खोजा जाता है। स्वास्थ्य की अगर सुविधाएं कहीं पे बढ़ाई जाएं तो उनमें उन सुविधाओं को बढ़ाने में कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, इसका भी समाधान खोजा जाता है। और विभिन्न प्रकार के तकनीकी विकास में जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी शोध के माध्यम से ही खोजा जाता है। पिछले शोध की खामियों को सुधारना यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च गैप्स। पिछले शोधों में छूटे हुए पहलुओं या त्रुटियों को सुधारना यह विषय की व्यापक समझ प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में पहले से शोध हो चुका है तो उस शोध में कौन से पहलू छूट गए थे यानी जिसे शामिल नहीं किया गया था, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और उसे सुधारा जाता है। प्रेरणा और जिज्ञासा का संतोष यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंस्पिरेशन। तो मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करने और नई प्रेरणा देने के लिए भी शोध किया जाता है। जिज्ञासा का मतलब होता है दोस्तों कि हम जब नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायित रहते हैं या खोजते रहते हैं, तो उसे हम जिज्ञासा कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं शोध के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। उसे वैज्ञानिक यानी शोध के गुण हैं जो उसे वैज्ञानिक, तार्किक और प्रभावी बनाते, यानी जो शोध के गुण हैं शोध को वैज्ञानिक, तार्किक और प्रभावी बनाते हैं। यह गुण यह सुनिश्चित करते हैं कि शोध व्यवस्थित, विश्वसनीय और उपयोगी हो। इसके मुख्य गुण कुछ निम्नलिखित हैं। पहला तो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच। शोध एक व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया पर आधारित होता है। यह निष्पक्ष और प्रमाणित तथ्यों पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें हवाई बात नहीं की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर पानी बरसता है तो वो इंद्रदेव बरसाते हैं, ये आपकी एक काल्पनिक बात है। तो इसी बात को वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण से दिया जाता है कि अगर बारिश हो रही है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो ये तथ्यों पर और निष्पक्ष होता है और ये व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया पर आधारित होता है। सत्यापन योग्यता यानी वेरीफिबिलिटी। शोध के निष्कर्ष अन्य वैज्ञानिकों द्वारा जांचे और सत्यापित किए जा सकते हैं। यह पुनरावृत्ति की अनुमति देता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी समस्या को लेकर के निष्कर्ष निकाला गया है तो उसकी अन्य वैज्ञानिक भी जांच कर सकते हैं, यानी उसे सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नवीनता यानी ओरिजिनलिटी। शोध में नई समस्याओं का समाधान या नई जानकारी शामिल होती है। यह पुराने ज्ञान को विस्तार देने या उसे चुनौती देने का माध्यम है। इसके बाद है व्यवस्थिता यानी सिस्टमैटिक नेचर। शोध एक संगठित और क्रमबद्ध प्रक्रिया में किया जाता है। इसमें समस्या की पहचान से लेकर निष्कर्ष तक स्पष्ट चरण होते हैं। दोस्तों चरणों के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम अब ऐसे ही बता देते हैं कि सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, फिर समस्या का चयन किया जाता है, इसके बाद प्रस्तावना होती है, इसके बाद साहित्य समीक्षा यानी लिटरेचर रिव्यू, इसके बाद हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना एक चरण होता है, इसके बाद रिसर्च डिजाइन या मेथोडोलॉजी एक चरण होता है, इसके बाद है डाटा कलेक्शन, इसके बाद है डाटा का एनालिसिस करना यानी विश्लेषण ऑफ डाटा, इसके बाद है आपका निष्कर्ष निकालना, और इसके बाद है राइटिंग रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये कुछ चरण होते हैं, इनके बारे में हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यानी ये क्रमबद्ध और एक संगठित प्रक्रिया है।
इसके बाद है तार्किकता यानी लॉजिकल रीजनिंग। तो शोध के सभी चरण तर्क पर आधारित होते हैं। निष्कर्ष डेटा और तथ्यों के गहन विश्लेषण से निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा कहने का मतलब है दोस्तों सूचना का संख्यात्मक रूप, यानी किसी भी सूचना को जब हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो आपका डाटा कहलाता है या तथ्य कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं के विश्लेषण पर यह आधारित होता है। इसके बाद है उद्देश्यपूर्णता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो शोधकर्ता को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित होकर कार्य करना चाहिए, यानी कि किसी भी समस्या को लेकर के पहले से अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि इसका कारण ये होगा। निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद ही उसे निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए कि इस समस्या का कारण ये है। ठीक है, निजी राय या भावनाओं का प्रभाव निष्कर्ष पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है सटीकता यानी एक्यूरेसी। तो डेटा का संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष में सटीकता होनी चाहिए। त्रुटियों से बचने के लिए शोध में सावधानी रखनी जरूरी होती है। इसके बाद है प्रायोगिकता यानी प्रैक्टिकली। तो शोध का परिणाम व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होना चाहिए, यानी जो रिजल्ट निकल रहा है हमारी शोध से या अनुसंधान से वो व्यवहारिक होना चाहिए, जीवन में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव वो पॉजिटिव में होने चाहिए, नेगेटिव में नहीं। जैसे समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में इसका योगदान, यानी शोध मान लीजिए समाज की समस्या को लेकर किया गया है तो उसका जो निष्कर्ष हो समाज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है समस्या उन्मुखता यानी प्रॉब्लम सेंट्रिक। शोध एक समस्या की पहचान कर उसके समाधान की दिशा में किया जाता है। यह समस्या का गहन अध्ययन कर उचित समाधान प्रस्तुत करता है। इसके बाद है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो शोध की प्रक्रियाओं और निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह दूसरों को इसे समझने और पुनः जांचने की सुविधा देता है, यानी एक बार अगर हमने किसी समस्या का समाधान निकाल लिया है तो दूसरा व्यक्ति आकर के उसको जांच सकता है कि हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो सत्य है या असत्य है, तो जांचने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके बाद है जिज्ञासा और अन्वेषण यानी क्यूरोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। तो शोध का जो मूल आधार शोधकर्ता की जिज्ञासा और नए ज्ञान की खोज करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, यानी जो शोधकर्ता जिज्ञासु किस्म के होते हैं वो नई नई खोज करना चाहते हैं, उनके लिए शोध अति आवश्यक कार्य होता है। इसके बाद है सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी। शोध के निष्कर्ष सार्वभौमिक रूप से लागू होने चाहिए। ये विशेष रूप से मौलिक और वैज्ञानिक शोध में महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो भी निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं उस निष्कर्ष को चाहे कहीं पर भी लागू किया जाए वो वहाँ पे लागू हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोरोना काल जब आया था तो कोरोना के समय जो USA ने वैक्सीन बनाई थी वह वैक्सीन पूरी दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ पे कोरोना फैला था वहाँ पे लागू हो रही थी। तो यानी कि कोरोना की समस्या के लिए जिस वैक्सीन का बनाया गया था यानी समाधान निकाला गया था वो सभी जगह लागू था। इसके बाद है समयबद्धता यानी टाइमलीनेस, यानी शोध को समय पर पूरा करना चाहिए। आज के समय में 3 से 5 साल के अंदर शोध कार्य लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम के अनुसार होता है, ऐसा नहीं है कि कोई शोध आपका चलता ही रहे हमेशा। ठीक है, तो टाइमली होना चाहिए। इसके बाद है शोध का महत्व। शोध का महत्व समाज, विज्ञान, शिक्षा, मानवता के विकास में गहरा प्रभाव डालता है, यानी जो शोध है
वो समाज, विज्ञान, शिक्षा और मानवता के विकास में गहरा प्रभाव डालता है। यह नई जानकारी प्रदान करने, समस्याओं को हल करने और भविष्य की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। तो इसके महत्व को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ज्ञान का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। शोध नई जानकारी और तथ्यों को उजागर करता है। यह हमारे मौजूदा ज्ञान को गहरा और विस्तृत भी बनाता है, यानी हमारे ज्ञान में लगातार विस्तार करता जाता है। समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो शोध व्यवहारिक और सैद्धांतिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो समाधान निकालता है, पर्यावरण से अगर कोई समस्या है तो समाधान निकालता है, समाज से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो समाधान निकालता है आपका। इसके बाद नवीनता और विकास यानी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो शोध नई तकनीकों, विधियों और उत्पादों के विकास का माध्यम है। यानी कि शोध से नई तकनीकों का विकास होता है, विधियों का विकास होता है और उत्पादों के विकास का माध्यम है यह उद्योगों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार लाता है। इसके बाद है सिद्धांत और नीतियों का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड पॉलिसीज। तो शोध के निष्कर्ष सरकार और संगठन को नई नीतियां बनाने में मदद करते हैं। जैसे शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण नीति आदि। यानी कि शिक्षा नीति भी अगर लाई गई थी तो एकदम से ऐसे नहीं लाई गई थी, पहले इसमें शोध कार्य हुआ है, किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है और कैसी शिक्षा हमें बनानी चाहिए शिक्षा नीति। तो ये मदद करता है सरकार और संगठन को नई नीतियों को बनाने में। भविष्य की दिशा यानी फ्यूचर फोरकास्टिंग। तो शोध भविष्य की घटनाओं और संभावनाओं का पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायक होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन और आर्थिक प्रवृत्तियाँ। जैसे कि दोस्तों माना जाता है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक हमारा जो लक्ष्य है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि तक रोकना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। ये पूर्व अनुमान पहले से लगाया जा रहा है आपका। शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार। तो शोध शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाने और शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नए संसाधन उपलब्ध कराने में भी सहायक होता है। यह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में भी योगदान करता है। ठीक है। इसके बाद है व्यक्तिगत विकास। शोध व्यक्ति की विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि समाज को ही लाभ होता है, जो व्यक्ति शोध करता है उसमें भी कुछ लाभ होते हैं। जैसे उसमें विश्लेषण की क्षमता आती है और आलोचनात्मक सोच का भी विकास होता है। ये नई दृष्टि और उत्सुकता को भी बढ़ावा देता है। जाहिर सी बात है कि जब नई नई चीज़ें हम खोजते हैं तो उससे हमें उत्सुकता और नई दृष्टि ही मिलती है। समाज के लाभ। शोध समाज में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करने में भी सहायक होता है। यह समाज में बेहतर जीवन शैली और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। इसके बाद है वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति। तो शोध के बिना नई खोजें और आविष्कार संभव नहीं है। यह ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए नई दवाओं का विकास करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज पर शोध करना, इन सब में आपका मदद करता है शोध। इसके बाद है आर्थिक विकास। तो शोध के माध्यम से व्यवसाय और उद्योगों में नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होता है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद करता है। उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने में भी शोध अति आवश्यक होता है। इसके बाद है सामाजिक सुधार और नीतियाँ। तो सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, असमानता और लैंगिक भेदभाव को
सुलझाने में भी शोध महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये प्रभावी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में भी सहायक होता है। समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव लाने में भी शोध अनिवार्य है। इसके बाद है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संरक्षण। तो शोध संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को संरक्षित करने में भी मदद करता है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत है। शोध बनता जाता है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक स्मारकों और प्राचीन ग्रंथों पर अगर शोध कार्य किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे ज्ञान, आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत बन जाता है। इसके बाद है वैश्विक चुनौतियों का समाधान। तो जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य संकट जैसी वैश्विक समस्याओं का हल खोजने में शोध की भूमिका महत्वपूर्ण है। शोध के माध्यम से अलग अलग देशों और समुदायों के बीच सहयोग बढ़ता है। नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी। तो शोध यह सुनिश्चित करता है कि नई प्रौद्योगिकियां और विकास नैतिक मानकों के अनुरूप हों। नैतिक मानकों का मतलब है दोस्तों जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, यानी हमें विकास कार्य ऐसा करना है जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारा भी विकास होता चला जाए। तो ये शोध के माध्यम से नैतिक मानकों का पता लगाता है कि कौन से ऐसे मानक हैं जिसके अनुसार डेवलपमेंट होना चाहिए। यह समाज में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देता है। समावेशी का मतलब होता है दोस्तों सबका विकास। सबका विकास, इसमें गरीब, अमीर, पुरुष, महिला आदि ये सब नहीं देखा जाता, सबका विकास देखा जाता है। और सतत विकास यानी कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन हमें बचा करके रखने हैं। भविष्य की संभावनाएं, यानी शोध भविष्य के लिए न केवल नई संभावनाएं पैदा करता है बल्कि अनिश्चितताओं और खतरों को कम करने में भी सहायक होता है। यह नई पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि मार्ग बनाता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध, यानी चिकित्सा शोध नई बीमारियों के इलाज और रोकथाम के तरीकों को विकसित करने में मदद करता है। इस समय आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याएं सामने आने लगी हैं, नई नई प्रकार की बीमारियां सामने आने लगी हैं। तो इन बीमारियों का इलाज किस प्रकार किया जाएगा वो शोध के माध्यम से ही पता चल सकता है। यह जीवन की गुणवत्ता सुधारने और जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि शोध क्या है, उसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में और हिंदी में क्या क्या अर्थ हैं उसके। इसके बाद हमने परिभाषाएं देखी। इसके बाद शोध के उद्देश्यों को देखा। इसके बाद शोध के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी शोध के गुण या विशेषताओं को देखा। और साथ ही साथ हमने शोध के महत्वों के बारे में भी चर्चा की आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।